जब भी हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दिल्ली, मुगल, आगरा, है ना? लेकिन सोचिए, उसी दौर में हजारों किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में क्या चल रहा था? असल में वहां की कहानी शायद कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चलिए, आज उसी कहानी को जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या पूरा भारत बस दिल्ली और आगरा से ही चल रहा था? क्या सत्ता की कहानी सिर्फ मुगलों तक ही सीमित थी? यही सवाल हमें भारत के उस हिस्से की तरफ ले जाता है जिसके बारे में सच कहूं तो बहुत कम बात होती है। सच तो ये है कि उस दौर का पूर्वोत्तर एक रंगीन पच्चीकारी, एक ब्यूटीफुल मोज़ाइक जैसा था। यहाँ कई अलग अलग शक्तिशाली और वाइब्रेंट राज्य थे। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी सबकी अपनी एक अलग, एक खास पहचान थी। तो इस खूबसूरत पच्चीकारी की कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है इसके सबसे पुराने और सबसे अहम टुकड़े से, कामरूप साम्राज्य। ये वो नींव थी, वो फाउंडेशन था जिस पर आगे चलकर पूरे क्षेत्र का इतिहास लिखा गया। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। जरा सोचिए, लगभग 800 सालों तक कामरूप इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी ताकत बना रहा। और इस लंबे सफर में इस पर 3 बड़े वंशों ने राज किया। पहले वर्मन, फिर म्लेच्छ और आखिर में पाल वंश। कामरूप का कल्चरल इन्फ्लुएंस जबरदस्त था। इसकी राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, जिसे आज हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं, और ये शक्ति पूजा का एक बहुत बड़ा गढ़ था। इसका सबसे बड़ा सबूत कामाख्या मंदिर, जो आज भी इसकी गवाही देता है। लेकिन 12वीं सदी आते आते ये महान साम्राज्य कमजोर पड़ गया और छोटे छोटे सरदारों में बंट गया, और इसी के साथ मैदान नए खिलाड़ियों के लिए एकदम खाली हो गया। और उस खाली जगह को भरने के लिए मैदान में उतरी नई ताकतें। 13वीं सदी के बाद का जो दौर था ना, वो नए राजवंशों का था। ऐसे राजवंश जिन्होंने पूर्वोत्तर के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इन नई शक्तियों में सबसे बड़ा और सबसे दमदार नाम था अहोम। इन्होंने इस क्षेत्र पर ऐसा दबदबा बनाया कि उनकी विरासत आज भी महसूस की जाती है। वे ब्रह्मपुत्र घाटी के असली स्वामी, असली मास्टर्स बनकर उभरे। अब मजे की बात यह है कि अहोम लोकल नहीं थे। उनके संस्थापक थे सुकाफा, जो चीन के यूनान से आए एक ताई राजकुमार थे। उन्होंने ऊपरी असम में एक बहुत ही यूनिक सोशल सिस्टम की नींव रखी, जिसे पाइक सिस्टम कहते हैं। और यही सिस्टम उनकी वो ताकत बना जिसके दम पर उन्होंने मुगलों को दशकों तक रोके रखा। अच्छा, जिस वक्त अहोम पूरब में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, ठीक उसी समय पश्चिम में एक और बड़ा खिलाड़ी उभर रहा था, कोच साम्राज्य। इनका प्रभाव और इनकी संस्कृति दोनों ही अहोमों से काफी अलग थे। 16वीं सदी की शुरुआत में बिस्वा सिंघा ने कोच साम्राज्य की स्थापना की। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? वो था श्रीमंत शंकर देव के नव वैष्णव आंदोलन को सपोर्ट करना, जिसने असम की संस्कृति को एक नई दिशा दी। और अगर मैप पर देखें तो ये राज्य अहोमों और बंगाल सल्तनत के बीच एक बहुत जरूरी बफर जोन, एक कुशन की तरह भी काम कर रहा था। अब चलिए घाटी से निकलकर पहाड़ियों की तरफ चलते हैं, जहां हमारी कहानी के तीसरे अहम किरदार रहते थे, त्रिपुरा के माणिक्य राजा। ये एक ऐसा राजवंश था जिसकी संस्कृति में हिंदू और जनजातीय परंपराओं का एक कमाल का संगम, एक फ्यूजन देखने को मिलता है। माणिक्य वंश का शासन पता है कब से कब तक चला? 13वीं सदी से लेकर भारत की आज़ादी तक। ये उनकी जबरदस्त पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर बंगाल के सुल्तानों से लड़ाई भी की और बाद में मुगलों से संधि भी कर ली, लेकिन अपनी अंदरूनी आज़ादी को हमेशा बचाए रखा। तो ये थे इस क्षेत्र के मेन प्लेयर्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनकी ताकत का राज क्या था? इनके समाज और शासन में ऐसा क्या खास था जो इन्हें इतना मजबूत बनाता था? चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। खासकर अहोमों के पास एक ऐसा सिस्टम था जो उनकी ताकत का असली राज था। यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था, बल्कि उनके समाज और सेना की रीढ़ की हड्डी थी। और वो गुप्त हथियार था पाइक सिस्टम। इसे ऐसे समझिए कि ये एक अनिवार्य सेवा प्रणाली थी। इसके तहत राज्य के हर वयस्क पुरुष को साल का कुछ समय राज्य के लिए काम करना ही पड़ता था, चाहे वो सेना में हो या फिर सड़कें और पुल बनाने जैसे कामों में। इस सिस्टम का तरीका बड़ा सिंपल और इफेक्टिव था। हर पुरुष एक पाइक होता था, जिसे खेल नाम के ग्रुप्स में बांटा जाता था। वो राज्य के लिए काम करता और बदले में उसे मिलती थी खेती के लिए टैक्स फ्री जमीन। जरा सोचिए, इस एक सिस्टम से
अहोमों को एक विशाल सेना और मजदूरों की फौज दोनों मिल गई, वो भी बिना कोई बड़ी परमानेंट आर्मी रखे। यही उनका असली गेम चेंजर था। अब जाहिर है, जब पश्चिम से दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों जैसी महाशक्तियां बढ़ रही थीं, तो पूर्वोत्तर के इन राज्यों पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। तो सवाल यह है कि उन्होंने इस चुनौती का सामना कैसे किया। उनके पास मोटे तौर पर दो रास्ते थे, लड़ना या समझौता करना। एक तरफ उन्होंने अपने पहाड़ी जंगली इलाके और गुरिल्ला युद्ध नीति का भरपूर फायदा उठाया, तो दूसरी तरफ वो कूटनीति का भी इस्तेमाल करते थे, कभी तोहफे भेजकर, कभी संधिया करके, या फिर मुगलों के दिए पद स्वीकार करके भी शांति बनाए रखते थे। अहम बात यह है कि हर राज्य ने अपनी जरूरत के हिसाब से एक अलग रास्ता चुना। जैसे अहोमों ने लड़ने को प्राथमिकता दी और आखिर तक आजाद रहे। कोच ने गठबंधन का रास्ता चुना और मुगल सहयोगी बन गए। त्रिपुरा ने पहले प्रतिरोध किया, फिर कूटनीति अपनाई। और मणिपुर, वो अपने पहाड़ी भूगोल की वजह से इतना अलग थलग था कि वो काफी हद तक आजाद ही बना रहा। अहोमों के प्रतिरोध की कहानी में ये साल एक मील का पत्थर है, 1671। ये वो साल था जिसने साबित कर दिया कि एक छोटा क्षेत्रीय राज्य भी विशाल मुगल साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। 1671 में हुई थी सरायघाट की लड़ाई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये अहोमों की सैन्य बुद्धि का लोहा मनवाने वाला पल था। उनके महान सेनापति लचित बोरफुकन ने ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच पानी पर लड़ी गई लड़ाई में एक विशाल मुगल नौसेना को हराकर इतिहास रच दिया। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? हमें ये सब क्यों जानना चाहिए? देखिए, सीधा मतलब ये है कि पूर्वोत्तर का इतिहास भारत का कोई साइड चैप्टर नहीं है। इन राज्यों ने अपनी अनोखी संस्कृतियां खुद विकसित की। ये सिर्फ हारे नहीं, बल्कि इन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध किया। ये इतिहास हमें बताता है कि पुराना भारत एक जैसी सत्ता का ढांचा नहीं था, बल्कि विविध शक्तियों का एक जीता जागता डायनामिक मैदान था। तो आखिर में ये सवाल उठता है, जब हम अहोम, कोच और त्रिपुरा जैसे साम्राज्यों को इतिहास के नक्शे पर उनकी सही जगह देते हैं, तो भारत के अतीत को लेकर हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।